राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया था? 2003 में। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2003 है नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी आई थी यहाँ 3 में। 10 साल बाद कौन सा आया था? 13 में आया था। ठीक, चलो अभी तो नहीं, लेकिन अभी मान के चलो 4-5 साल पहले एक 2003 का एक्ट और उसके बाद 2000 एक्ट, क्या यही अधिनियम जो ये आए हुए थे, नियम बने थे, इसमें से बड़ा डिफरेंस पूछा जा रहा था कि इसमें कौन सा स्थान किसका दिया गया है, किसका नहीं दिया गया है। इसमें सिर्फ इतना समझता था कि इसमें टेक्नोलॉजी की बात नहीं कही गई मात्र, बस बाकी सेम था। पढ़ने में भी ऐसा लगता है, चाहे मोबाइल भी देख लीजिए। 10 सितंबर 2013 इसकी डेट है। देखो तबीयत सही नहीं है, ठीक है, अब आवाज़ आप कम करिएगा, इसलिए कि जो तुम्हारा ये मौसम है ना, मौसम विभाग बड़ा गड़बड़ हो रहा है, बरसात हो रही है। फिर यहाँ आओ हरदोई के एटमॉस्फेयर में, फिर लखनऊ चले जाओ, फिर आओ, फिर कहीं और चले जाओ जलंधर, वहाँ से लौट का मामला बिगड़ गया है। ठीक है, लेकिन ये रात में होता तो ठीक था, सुबह गड़बड़ हो नहीं कैसे करते थे। चलो लिख लो इसमें। भैया कहाँ से कहाँ चले जाओ, समय बैठो, लिख लो कितने हुए हैं इसमें। एक बात और, सोशल सिक्योरिटी में कल बता ही दिए थे, कुछ ऐसे हैं, ऐसे करंट के आएंगे तो जो सामाजिक सुरक्षा संबंधित है, चाहे बच्चे से हो, माता जी से हो, या सोसाइटी के लिए, सब इसमें आएगा। और प्लान का मतलब होता है वन लाइनर पूछेगा, सिक्योरिटी का मतलब स्टेटमेंट टाइप का पूछेगा, इसीलिए उसने एक खंड दे रखा है इसमें, तो जरूरी नहीं है। ठीक है, उसमें ना है, क्योंकि अपने हिसाब से भी देख लेना, क्योंकि जितनी योजनाएं बन रही हैं तो बनती जाएंगी। अब आगे इसको पहले लिखो, यह है अधिनियम 12 सितंबर 2013 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 सुनाई पड़ा। अगर हमको स्वास्थ्य से गड़बड़ हो जाए ठीक है, नहीं तो यहाँ बोले तो मेरे तब अगले सुनाई पड़े दूसरे कमरे में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, ठीक है। यह अधिनियम 12 सितंबर 2013 से संपूर्ण भारत में बनाया। 12 सितंबर 2013 से संपूर्ण भारत में प्रभावी हुआ। प्रभावी हुआ, जबकि यह अधिनियम 10 सितंबर 2013 को, जबकि यह अधिनियम 10 सितंबर 13 को बनाया गया। लगा दो, बनाने का मतलब जानते हो, सिग्नेचर करना है ना, बनाया गया। 2-3 चीजें हैं, जैसे कल शिक्षा वाला बता रहे थे, एक वो पूछा करता है कि एक्ट कब आया, लागू कब हुआ, एक ये सब होते हैं कितने कब आए और कब लागू किए गए। बीच में, क्योंकि हमेशा तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन बीच में पूछे जाते रहते हैं। अब आगे लिखो अगला, ठीक है, आगे लिख लो। इस एक्ट के अंतर्गत, मतलब वही अधिनियम, इस एक्ट या अधिनियम के अंतर्गत एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए, एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहन करने योग्य मूल्यों पर अच्छी गुणवत्ता के साथ
जो अच्छी गुणवत्ता के साथ खाद्यान्नों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हेतु मानव चक्र, हेतु के बाद कामा लगा लेना, मानव चक्र, ये मानव जीवन चक्र, बगल में जीवन लिखे, मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण में, मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण में खाद्य और पौष्टिक सुविधा प्रदान करना है। भाई इसका मतलब है खाद्य और पौष्टिक सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। भारत देश में, लिखो मत, कोड नाम लगाओ, भारत देश में एकमात्र स्थान है, कौन सा? कोड, जहां पर मोबाइल नहीं बच सकता। बाकी तो मोबाइल कहीं भी बच सकता है, डीएम ऑफिस में भी बच सकता है, एसपी ऑफिस में बच सकता है, क्योंकि वहाँ कोई नियम नहीं, जब तक साहेब नियम बनाएंगे नहीं बन नहीं सकता। कोर्ट में नहीं बच सकता है, क्यों? क्योंकि भगवान बैठा होता है, ईश्वर, मतलब ईश्वर ही कहा जाता है ना धरती पे। पढ़े हो कहीं? नहीं पढ़े? कभी किसी सुने हो कि वर्तमान में धरती के जो भगवान होते जज कहे जाते हैं, या इंसान के भगवान डॉक्टर कहे जाते हैं? सुने हो ना? ऐसे कभी पढ़ जाए, कोई ऐसे आया करे आदेश से पढ़ लिया कर, जब कोई वो देश का राज जज हो तो बोले, तो कोई गड़बड़ आदमी बोलता तब वो बोलता है कि कहाँ खड़े हो, किसके सामने? वादी पूछता है, बताता है कि मैं आपके सामने, वो पूछता है मैं कौन हूँ, तब वो डिफिनेशन बताता है। और उसके बाद जैसे वो सीट से उतरता है, रोड पर आता है अपनी गाड़ी में, फिर डीएम और एसपी कस्टडी में आ जाता है। यही बात डीएम। एक पॉइंट होगा, एक इसमें देखो लिखे, वो भी मानव चक्र ना, मानव चक्र, मानव जीवन चक्र। ये देखो, इससे एक अंदाजा लगाने वाली बात थी, पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट रहा एक डॉक्टर मनमोहन सिंह का था। तो वैज्ञानिक हुआ करते हैं, जैसे कि अमर्त्य सेन थे अपने यहाँ के, ठीक है। अब इनका जब स्टेटमेंट आता था कि भारत देश में विकास कैसे किया जाए, तो ये एक लाइन में बात बोला करते थे कि मानव संसाधनों का विकास ही वास्तविक विकास है। एक इनका स्टेटमेंट है। और ये अर्थशास्त्री रहे, तो मनमोहन सिंह कौन थे? वो भी अर्थशास्त्री थे। ये जो तुम लाइन 4 लिखे हो, ये इन्हीं के द्वारा बनाई गई थी। एक तो वर्तमान प्रधानमंत्री थे, ठीक है, हालांकि बनाया सलाहकार परिषद ने, लेकिन उसमें उचित शब्द जो लगाए जाएंगे, तो उन्होंने देखो शब्दों को कैसे पिरोया है, कुछ बातें लिखी। खाद्यान्न इतना पर्याप्त मात्रा में तुम्हें प्रोवाइड कराया जाएगा कि तुम्हारा मानव का, ऐसे तो तुम्हारा नहीं लिखा गया, मानव का जीवन चक्र बड़े सुटेबल अर्थात अच्छी तरीके से चल सके। एक दूसरा, एक और लिखो, ये किसमें दूसरा है, दूसरा नंबर का लिखा है। उन्होंने एक बात और कही थी, इस अधिनियम में महिलाओं और बच्चों के लिए, इस अधिनियम में महिलाओं और बच्चों के लिए पौष्टिक सहायता पर भी विशेष ध्यान दिया गया। इस अधिनियम में महिलाओं और बच्चों पर भी पौष्टिक मतलब जानते हैं ना, पौष्टिक चीजें, पौष्टिक सहायता पर भी विशेष ध्यान दिया गया। एक प्रोग्राम लगाओ, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताएं गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताएं गर्भ अवस्था के दौरान
गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताएं गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चे के जन्म के 6 माह बाद, 6 के नीचे अंडरलाइन कर लेना, दौरान बच्चे के जन्म के 6 माह बाद भोजन के अतिरिक्त कम से कम भोजन के अतिरिक्त कम से कम 6,000 रुपए का मातृत्व 6,000 रुपए का मातृत्व लाभ प्राप्त करने की हकदार होंगी। हकदार होंगी। ठीक, अब देखो मालूम तो सभी को होगा, लमसम ग्रामीण स्तर की बात या हो, शहर में तो ज़्यादा नहीं हो पाता। 6,000 रुपया बच्चे के जन्म के बाद सरकारी हॉस्पिटल में मिलता है, जहाँ सरकारी अगर बच्चे का जन्म हो सरकारी अस्पताल में हो। अब पूछने का एक तरीका है, हाल ही में कोई चीज़ें आ जाए, नहीं से में प्रश्न बन जाए कि बच्चे के जन्म के बाद 6,000 रुपए का मातृत्व लाभ भारत सरकार द्वारा महिला को प्रदान किया जाता है, माता को दिया जाता है। यह किस अधिनियम के अंतर्गत या किस एक्ट के अंतर्गत यह व्यवस्था भारत देश में लागू की गई? 2013 का जो सुरक्षा सिक्योरिटी एक्ट आया था, नेट में कई बार पूछा गया है, घुमा घुमा के कई बार, क्योंकि दोनों का मतलब एकदम डिफाइन एकदम अलग है। पहला पॉइंट जो लिखे हो, पहले ऊपर कहा गया खाद्यान्नों की बात की जाएगी, उसके बाद ये, और इसको लाने का मतलब ये था कि कभी भी कोई नवजात शिशु अगर कमजोर पैदा होता है तो उसमें कई चीजें होती हैं, लेकिन जो अभी तक माना जाता है, WHO जो मानता है, अगर कोई बच्चा जन्म के समय कमजोर होता है तो WHO के गाइडलाइन के अनुसार मान लिया जाता है कि वह कुपोषित है, और कुपोषण का कारण बच्चा नहीं उसकी माता जी है। बात समझे कि नहीं? 2012 के आसपास बहुत बड़ा एक ट्रेंड समझो, भारत देश में तो ठीक है, यहाँ पे काफी चीजें रिकवर हो जाती है। अफ्रीका की जैसे कल्चर है, उस कल्चर के हिसाब से बच्चों का जन्म ज्यादा हो जाता है, समझ रहे? मोबाइल में देखते हो ना, तो अब वहां पर महिला ही तो है, तो वहां पर जब इसकी जांच हुई, WHO द्वारा जब गाइडलाइन जारी किया गया, क्योंकि उसके लिए तो पूरा दुनिया पूरा विश्व है, सबसे बड़ी संस्था है, उसने ये पाया कि माता जी से जो पहला बच्चा पैदा हुआ वो ज्यादा मजबूत रहा। उसके बाद धीरे धीरे बच्चे के साथ साथ बच्चे का शोषण हुआ, उससे ज्यादा माता जी का शोषण हुआ। लेकिन हर आदमी का अपना समाज है, अपनी संस्कृति है, अपना नियम है, उसी के अकॉर्डिंग चलता है। तुम्हारे हिसाब से नहीं चल पाएगा, सिर्फ आपको समझाया जा सकता है। बात समझे कि नहीं? धीरे धीरे परिवर्तन लाने के लिए ही नियम ये सब बनाए जाते हैं। भारत देश में इस तरह की कंडीशन ग्रामीण क्षेत्रों में मिली, समझ रहे? फिर शिक्षा का प्रभाव बढ़ता गया और इसका प्रभाव भी रहा। 2003 में पहली बार पंडित क्या नाम था, अटल बिहारी वाजपेयी ने कुछ इस पर सिफारिश की, उन्होंने कुछ प्रयास किया और इसका परिणाम देखने को कब मिला? 2013। ठीक है, जैसे अभी 3-4 दिन पहले पार्लियामेंट में बैठी थी तो विपक्ष के अपोजिशन के लोगों ने कहा कि मनमोहन सिंह मौन आदमी है। ठीक है, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, तो उन्होंने कहा मौन आदमी है, तो वहां पे उन्हीं के कैंडिडेट ने कहा मौन आदमी नहीं है, रोबोट है। क्या कह रहे हो? मैडम को तो अपोजिशन में लोग कुछ भी बोला करते हैं, लेकिन वो मौन दुनिया का जो वास्तविक राजा माना जाता है, अमेरिका का बराक ओबामा, जिस दिन ये भारत देश की कुर्सी पर बैठे थे तो उसने सर्वप्रथम ये कहा था कि भारत देश में एक ऐसा आदमी प्रधानमंत्री अपॉइंट किया गया, नियुक्त किया गया है, जो भारत देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा। ठीक, लेकिन समस्या इस बात की बनी, जैसे आपने बात को पेश किया तो वो तरीका थोड़ा दूसरा रहा, लेकिन सही बात ये रही कि वो व्यक्तिगत अपने दिमाग से, अपने विचार से काम नहीं कर पाए। क्योंकि अभी भी देखा जाए तो अमर्त्य सेन को छोड़ करके एकमात्र सबसे पढ़े लिखे जीवित अर्थशास्त्री जीवित हैं। चाहे बता दो इनके अलावा कोई हो? नहीं, खत्म हो जाते बेचारे। तो इन्होंने दिया, इनकी एक किताब है, उसका मैं नाम नहीं याद आ रहा है किसने लिखा था। उस किताब में अंतिम लाइन में इन्होंने लिखा था कि मैंने वो किया जो वर्तमान में देश को अर्थात सरकार के अकॉर्डिंग जो लोगों ने मुझसे कहा,
मैंने वो नहीं किया जो मैं करना चाहता था। और ये सत्य बात है, कैमरे के सामने है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह शायद प्रधानमंत्री ना बने होते तो संभवतः इससे ज़्यादा उनकी इज्जत थी और बहुत ज़्यादा सम्मान था। IMF ले लो, वर्ल्ड बैंक ले लो, दुनिया मनीला में एक है ADBI, जो भी ले लो, बड़ी बड़े संस्थान 4 उनकी वहाँ पे फोटो लगी हुई है, क्योंकि कई चीज़ों को इन्होंने डिजाइन किया। एक उदाहरण भारत देश में है, वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण, तीनों को इन्होंने डिजाइन किया था और राजीव गांधी को दिया था। लाइसेंस में इन्होंने वो बताया, क्योंकि अंग्रेजों के जाने के बाद जानते हो अंग्रेज आए, लोग परेशान हो गए, लोगों ने ये कहा कि भाई देखिए अब हमारे देश में ना तो कोई आएगा और हमको जब जाना होगा तो हम जाएंगे, लेकिन अपना काम करके वापस आ जाएंगे, एक सिद्धांत रहा। लेकिन समय बीता तो इन्होंने एक सुझाव दिया था कि हम लोग कब तक कैसे जीवित रहेंगे, ना हम किसी के यहाँ जाएंगे नहीं, हम किसी कोई हमारे यहाँ आएगा नहीं, तो रिश्ते कैसे बनेंगे। तब इन्होंने एक उदारीकरण शब्द की रचना की, जिसे कहा गया अपने नियमों में शिथिलता लाना, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन लाना। लाइसेंस कैंसिल किए गए, कई लोगों को लाइसेंस दिए गए, रोजगार बना, उदारीकरण हुआ। ये निजीकरण, राजीव गांधी से उन्होंने कहा था सुन लो क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, तुम्हारी सिक्योरिटी में 4-5 है। उदारीकरण तो ये हो गया, उन्होंने कहा उदारीकरण से लोगों को आने के लिए, बाहरी कंपनियों को आने के लिए, भारत में फर्म लगाने के लिए लाइसेंस प्रोवाइड किए गए। उसके बाद इन्होंने कहा उदारीकरण, निजीकरण। इन्होंने राजीव गांधी से कहा था कि आप सर व्यक्तिगत, आप हो चाहे दुनिया का देश का कोई भी प्रधानमंत्री, सभी व्यक्तियों को सरकारी नौकरी नहीं दे सकता, तो निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाइए, बाहर के लोगों को बुलाइए। तो यहाँ पे क्या होगा, निजीकरण। उसी समय टाटा, बिरला, ये सब लोग पैदा हुए थे, मतलब ज्यादा रफ्तार में, टाटा जी बहुत पहले आए थे, जैसे बाहर की कंपनियां भारत देश आई। उसके बाद जब उदारीकरण हुआ तो लोग आने लगे, निजीकरण हुआ, ठीक है, प्राइवेट चीजें बढ़ी, जिसको बेचने के लिए कोई बाजार की आवश्यकता थी, इसे क्या कहा गया, और उसी का एक परिणाम है कि भारत देश कौन सी अर्थव्यवस्था है, कोई ये इंसान नहीं कह सकता कि आज के डेट में सब हो गया, ना कोई ये कह सकता है पंडित जी नेहरू ने के लिए किया, मोदी जी ने किया, क्योंकि सब व्यक्तियों ने अपना अपना जो उनका रोल रहा, सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को की है। आज चंद्रयान 3 अगर सफल हुआ तो क्या चंद्रयान पहला 2008 में गया था, क्या वो रिस्पॉन्सिबल नहीं था? इसरो के वैज्ञानिक सोमनाथ जी इस समय है, क्या उनको कहा जाए कि तुम सबसे सुपीरियर हो? तो शिवरमन, क्या नाम था, शिवरमन नाम था ना, हाँ। तो ये बताओ कि क्या वो आदमी अगर उसका नहीं पहुंच पाया, मान लीजिए तो आ गए हैं तो संपर्क में है चंद्रयान 2, क्या उनको दुख नहीं हुआ था उसको? उन्होंने जो लिया, कोई ना कोई करता है तब तीसरा चौथा आदमी सफल होता है, ऐसा नहीं है। कभी कभी घर के 4 आदमी IAS की तैयारी करते तो 1 आध आदमी हो पाता है, समझे? ये और उसका आज परिणाम है। एक इकोनॉमिक्स पढ़ ही रहे हो, श्रीरंगराजन समिति पढ़े थे ना, श्रीरंगराजन समिति में जो पढ़े छोड़ो, श्रीरंगराजन ने भी 2-4 दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि भारत देश की राष्ट्रीय आय की जो दर है वो ठीक है। तो अर्थात GDP के अनुसार देखा जाए तो भारत देश की अर्थव्यवस्था टोटल ओवरऑल 5वें पर है, लेकिन अब हमें पर कैपिटा इनकम की आवश्यकता है। उन्होंने कहा इसका स्तर बहुत गड़बड़ है, और समझ रहे हो, उन्होंने कहा प्रति व्यक्ति आय का स्तर बहुत गड़बड़ है। इसका मतलब जानते हो ना, घर में कोई आदमी 1 लाख कमा ले और 9 आदमी बैठे रहो, खा के सोते रहो, तो एक आदमी के हिस्से में कितना पैसा आया? 10,000 रुपये ना। और अगर यही तो 50-50 हज़ार, 20-20 हज़ार कमाते तो कितना होता? 2 लाख नहीं होता। बस उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आय तो सही हो गई है, क्योंकि जो परिवार मजबूत हो जा रहा है, लेकिन उस परिवार में कुछ ऐसे हैं कि पूरी तरह से बेरोजगार हैं। ये भारत देश के लिए अच्छे संकेत नहीं है। उन्होंने ये कहा, इस पर भी विचार करना चाहिए। उन्होंने एक सुझाव दिया कि दुनिया के 189 देशों में, 90 को तो नहीं, 189 देशों का जो डाटा जारी हुआ है उसमें भारत देश प्रति व्यक्ति आय में कौन से स्थान पर है? 142वें स्थान। उन्होंने कहा यह सम्मान की बात नहीं है, इस पर भी वर्क करने की आवश्यकता है। ठीक, चलो आगे लिखो। दूसरा लिखो गया, एक लिखो डोइक्रा, डी इंग्लिश में ही होगा, लिखो डोइक्रा, DWCR। ये पंडित हमें लगता है राजीव गांधी सरकार में आया था। DWCR, ये डोइक्रा, डी का मतलब होता है डेवलपमेंट, उसी के आगे चाहे लिखे,
हाँ लिख लो, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन इन रूरल एरियाज, रूरल एरियाज। डी का मतलब हुआ डेवलपमेंट, उसके आगे लिखो ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन इन रूरल अर्थात ग्रामीण, रूरल एरियाज, ठीक, एरिया जो क्षेत्र। देखो अब देखो बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए काम हुआ। आगे चाहे लिख लो 1982, 1982 राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी। कभी भी जितनी भी तुम योजनाएं लिखोगे या कोई भी एक्ट लिखोगे, तुम्हें लगेगा कि हर व्यक्तियों के, हर के सब लोगों के शासनकाल में कुछ ना कुछ काम हुआ है। ऐसा थोड़ी ना है। अब बिजली का भी कह दो, बिजली कनेक्शन बताओ, कोई कोई योजना चली है जिसमें फ्री कनेक्शन हो हाल ही में? प्रधानमंत्री और बताओ। आज में से हमारा दिमाग बहुत तेज काम नहीं करेगा, तुम लोग बताओ, तबीयत खराब है बोलिए। देखो सौभाग्य, ठीक है, अच्छा बताइए सौभाग्य चली, ठीक है, लेकिन इससे पहले 1988 और 89 में भी कुटीर ज्योति योजना लागू की गई थी। वहां में कहा गया था कि 400 रुपया प्रोवाइड किए कराया जाए एक परिवार को, 400 रुपया, और बिजली का कनेक्शन दिया जाए। तो जोड़ो, फिलहाल तो जन्म तो नहीं हुआ होगा किसी का 1988 में, समझ रहे कि नहीं? तब क्या 400 रुपये कम थे? बहुत था, मैं समझे। अब आज की डेट में कम से कम 10,000 तो मान ही लो, इसको 12,000, ये कंडीशन हुई थी, राजीव गांधी ने दिया था, ठीक है। वैसे राजीव गांधी कारण क्या था ना, बहुत कम एज के थे और एक उदारवादी कहा जाता, सभी प्रधानमंत्रियों में उदारवादी कौन थे ज्यादा? राजीव गांधी। यही उदारता उनके मृत्यु का कारण बनी थी, क्योंकि बहुत ज्यादा 3-5 नहीं करते थे, तो जो कह देता तो कभी न देता कोई प्रधानमंत्री 400 रुपया। 1988-89 में कौन दे देता 400 रुपया? ग्राम विकास अधिकारी की 700 रुपये सैलरी थी, आज 40,000 से ज्यादा पावर पते होंगे। 65,000 रुपये, बताओ। अब यही एक उसका है, क्या कहते हैं, पैसे का जो मूल्य वैल्यूएशन निकाला जाता है, ऐसे निकाला जाता है। 85 की बात बच्चा कर रहा है, मतलब उस समय, और 1985 700, और इस समय 2023 लगा है, ठीक है। अब बच्चे के अनुसार हो रहा है 65,000 रुपया, वही निकलेगा नियम। अब ऐसे समझो तब का 700 रुपया बराबर आपका 65,000, ये उसमें कोई घटता बढ़ता नहीं है, और समझे कि नहीं? क्योंकि पिताजी उनके रिटायर लिए थे, इसलिए मालूम। वही समझो कि अगर 400 रुपये दिए थे ना परिवार प्रति परिवार पीछे, तो समझो उनको लूट लिए थे, बात समझे कि नहीं? और उनको फायदा भी नहीं हुआ था, कुछ नहीं जान पाए हमारे। चलो अच्छा आगे लिख लो, इसको बताइए। अब ये हुआ एक बार, इसको लिखवा दिया, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था डोकरा का, ठीक है। अब नीचे लिखो, एक लाइन में लिखो जाए, महिलाओं और बच्चों की सामाजिक आर्थिक, महिलाओं और बच्चों की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए महिलाओं और बच्चों की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए इस योजना को ग्रामीण स्तर पर प्रारंभ किया गया। ग्रामीण स्तर पर प्रारंभ किया गया, ठीक है। अब अगर पूछ लिया जाए यही तुमसे, निम्नलिखित में से डोकरा का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो एक लाइन में रहेगा, ग्रामीण स्तर पर महिलाओं और बच्चों के आर्थिक स्थिति में उनके सुधार करना, आयोग को मॉडिफाई करके
और यह योजना आई कब थी? ठीक है, 1982 में। कभी कभी योजनाओं को देखते हो ना, आयोग पूछ लेता है सीक्वेंस से, देखते नहीं हो सीक्वेंस। अब इस बार का जो पीसीएस का एग्जाम हुआ था, अब उसमें जो इतिहास का प्रश्न आया था, ज्यादातर उसने किताब को सीक्वेंस से पूछ लिया था कि कौन किसने कब लिखा। अब बताओ, तुम्हें याद होना चाहिए। या फिर कभी कभी ये तो समझ में आता है मिलान करने वाला कि चलो एक का उठा करके दो को मिलाएंगे तो आ जाएगा। अब किताब अगर पूछ ले सीक्वेंस से कि चलो बताओ कौन से थे वो, मिर्जा गालिब हो गए, और जो वहाँ पे अजमेर किसकी बाजार है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। अब इनके सबकी पूछने लगो, इनके आगमन, भारत देश में इनका आगमन कब हुआ, और अगर उसमें सीक्वेंस से लगा दिया ना, फंसा दिया तो गया काम से। जैसे मैंने एक बार बताया ना, बीईओ की एक परीक्षा में मेंस में उसने चंद्रगुप्त द्वितीय, प्रथम, तृतीय, समुद्रगुप्त, दुनिया भर के आदमी का नाम पूछ, उनकी महिलाओं अर्थात उनकी पत्नियों का नाम पूछ लिया था। अब पूरे शासन काल में सबसे प्रसिद्ध कुमारा देवी थी, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया था पति के लिए। बैटल फील्ड पे जब लड़ने के लिए गए थे, बाकी दो तीन तो उसमें ऐसे थी ना, तो घर में बैठी रहती थी, तो उनका कौन काम था। लेकिन उसने ऐसा मिला के पूछा, अब एक कहने वाली बात नहीं है। उस प्रश्न को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि जो बच्चा हिस्ट्री से ऑप्शनल देता है उसका तो सही हो जाएगा, बाकी जो नॉर्मली हम लोग की तरह हैं विदाउट हिस्ट्री वाले, तो ये पॉसिबिलिटी बहुत कम थी, क्योंकि तुम्हारे सामने कोई सर्व नहीं है। लगाते तो, लेकिन चारों लोगों की पत्नियों का नाम तो हमको भी नहीं आता। अब वो लग जाता तो में, तुम्हारा देवी का तो इतिहास है, उससे सेट जाता तो मामला बात की बात थी। तो इस तरह का प्रश्न बनाया है। और अब अलाउद्दीन खिलजी को आए। अब कुछ दिन के बाद अब ये कंडीशन है कि जो बड़े बड़े सम्राट हैं, अब उनके नाम नहीं पूछे जाएंगे का, जैसे बता रहे हैं आप लोग, ऐसे दो चार बात आ जाएगा तो एक ट्रेंड बन जाएगा पूछने का। और आयोग का विशेषाधिकार है, आप उस पर उंगली नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो सेंटेंस होगा, स्टेटमेंट होगा, वो अभद्रता नहीं होनी चाहिए, अश्लीलता नहीं होनी चाहिए, न बच्चे न बच्चियों में, बस वो पूछा जा सकता है। अब इतने बड़े 65 साल के बैठे हैं, उनको ज्ञान देना है तो कुछ भी पूछ सकते हैं। जब उनको मार्केट में लगने लगता है कि सारी चीजें खत्म हो रही हैं, तो नया एक आविष्कार कर देते हैं, बस काम खत्म। जैसे बता रहे था, ये तो पूछा था कि हाथी का बच्चा पैदा होने में 12 साल 12 महीना, फिर उसके बाद कह रहा कंगारू का बच्चा पैदा होने में 9 माह 2, वो छिपकली का है तो पूछ लिया, कहा बताओ 1 सही कि 2 सही कि 3 सही, अभी आया है इसमें। लेकिन हम कह भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे जैसे सैकड़ों आदमियों का दिमाग लेकर के वहाँ बैठा है, तो चाहे छिपकली का अंडा पूछे और चाहे छिपकली का बच्चा सही, तो तुमको करना ही पड़ेगा, नहीं तो रोल नंबर कहीं नजर नहीं आएगा। ना ही तुम्हें सही साबित कर सकते कि आप गलत शिकायत गलत पूछा। भाई ये भी तो है, प्रजाति है देश की, भारत देश की, पूछ लिया, अब तुमको मालूम है तो सही करो, नहीं तो फिर काम खत्म। तो इस तरह के प्रश्न आईएएस का थोड़ा सा स्तर अलग है, लेकिन उनके यहाँ कम नंबर पर हो भी तो जाता है। उसमें लड़के ज्यादा यंग होते हैं ना, इसमें सब रिटायर वाले होते हैं परीक्षा देने वाले। चलो एक लिख लो ट्राइसेम, अगला लिखो ट्राइसेम, TRYSEM, ट्राइसेम, हाँ TRY, ट्राइसेम, ट्राइसेम। फुल फॉर्म इसका लिख लो ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर ट्रेनिंग ऑफ रूरल माने ग्रामीण, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, समझ गए होंगे। ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण। अच्छा लिख लो, तो इंग्लिश लिख लो तो। ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब हिंदी में लिखो स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण। ठीक, लिखिए।
ऐसा देखो, सोशल सिक्योरिटी में सामाजिक सुरक्षा की जो बात कही गई तो देखो कब से शुरू है, अभी तो थोड़ी ना है अपने सिक्योरिटी के लिए। लेकिन एक चीज़ है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी भी देने लायक नहीं है ना। कहते हैं, चलो लिखो, अच्छा लिख लो इसको। अब लिखो ट्राइसेम, लिखो नीचे हिंदी में ट्राइसेम फिर डैश करो। क्या कह रहे हैं? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वो फुल फॉर्म पूछ रहे हो? सेल्फ वो कुछ नहीं है, वही है, बात समझ रहे हो ना। हाँ, वो इकट्ठा उसी में बना दिए हैं उनका सेंटेंस। कभी कभी देखो ना कि जो हम लोग समझते हैं वो होता नहीं है। कभी कोई शॉर्टकट में लिखा होता है ना, तब खुद व्यक्तिगत सोचने लगते हैं, देखो 3 अक्षर तो मिल गया, चौथा मिल नहीं रहा है। तो वो एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिससे उन्हें अच्छा लगे। जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ो, ज्योग्राफी में जानते हो क्या होता है, ज़्यादा ज़्यादा कोड होते हैं। या तो तुम्हें ज्योग्राफी पूरा मैप याद हो जाए, नहीं तो लड़के क्या करते हैं, तो कोड से याद कर लेते हैं। जैसे कहा जाए उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते समय जम्मू कश्मीर से, ऐसे ले लो, पूछा जाए लेह से लद्दाख की तरफ जाते समय उत्तर से दक्षिण साइड में कितनी पहाड़ियां पड़ेंगी, ऐसे इस तरह प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आदमी जानते हो वैज्ञानिक तक परीक्षा हाल जानते हो क्या करता है, वो पेपर नहीं देखता, आंखें बंद कर ले और सेट कर ले जाता है, क्योंकि वो रटा होता है कि कहाँ कैसे कौन कौन सा है। निम्नलिखित में से गंगा की सहायक नदी कौन नहीं, बस आंखें बंद कर, हाँ ये वाली नहीं है, वो आ जाता है। वैसे इसमें का है, सेट किए हैं एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ट्राई से मेरे को बनाना था, नहीं ट्राई तो गड़बड़ा जाता ना, हम न लगाते तो फिर, तो वही बना दिए ये EM को फिर एम्प्लॉयमेंट कर दिए। ज्योग्राफी सही है, ज्योग्राफी जब भी पढ़ना तो सब कोड बनाया जाता है, चाहे पहाड़ी का हो, चाहे नदियों का हो, चाहे पूर्वी भारत के जो देश वो क्या कहते हैं राज्य हैं, बना लिया जाता है ऐसे से। क्योंकि सब तो बड़े गड़बड़ होते हैं, इसीलिए कोई टीचर एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि सब अपनी भाषा में बना लेते हैं। कुछ तो आदमी गाली गलौज बना लेता है, उसी में सही करने वाली बात होती है, सही हो जाए बस। एक हमारे मित्र से पूछे, क्या नहीं बताएंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसा उसको कोड बना है, किसी सामने कह नहीं सकते, लेकिन मैं याद है पूरा, चलो आगे लिखो। पाओ कि तुम्हें बनाना पड़ेगा, पूरा याद नहीं कर पाओगे ना, इतना बड़ा मैथ है। आगे लिखो ट्राइसेम का, भारत के ग्रामीण युवाओं को व्यावसायिक दृष्टि से, भारत के युवाओं को, भारत के युवाओं को व्यावसायिक, भारत के ग्रामीण युवाओं को ना, ग्रामीण युवाओं को व्यावसायिक दृष्टि से कुशल बनाने के लिए, कुशल बनाने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया। कुशल बनाने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया। आगे लिखो, इस योजना के अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत भारत में गरीबी रेखा से नीचे, इस योजना के अंतर्गत भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लगभग 50% परिवारों को, लगभग 50% परिवारों को शामिल किया गया, शामिल किया गया। ठीक है, देखो जिस समय की ये बात है, उस समय बहुत बड़ी बात रही कि बच्चों को, अच्छा ये कब शुरू हुआ था, लिखे हो कहीं, देखो कहीं भी लिख लो, जहाँ लिखे हो ट्राइसेम ना, लिख लो 15 अगस्त 1979, 15 अगस्त 1979। अब देखो इतना तुम लोग पढ़ते चले जा रहे हो, जान रहे हो, ऐसा कोई कह थोड़ी ना सकता है कि सब हम ही सब सही किए हैं। देखो कब से चला आ रहा है। अब जिस समय की बात हुई है 1979 में, ये 79 में,
बात किसकी की गई? ट्रेनिंग देने की युवाओं को। कितनी बड़ी बात कही गई उस समय, जब आदमी बेचारा क्या था, सोचो, कुछ नहीं रहा होगा, तब ये सब सोचा गया, ग्राफ किया गया और उसका एक प्रारूप तब तैयार हुआ। यही कारण है कि आज भारत देश कहाँ से कहाँ पहुंच गया। ठीक, चल 2 हो गया, जो भी लिख लो, आगे लिख लो। जवाहर रोजगार योजना, अगली हेडिंग, जवाहर रोजगार योजना। देखो जवाहर से एक बात याद आई, लेकिन पहले हेडिंग बनाओ। जवाहर रोजगार योजना, जेएनयू के प्रोफेसर हैं, जेएनयू के बीसी हैं, क्या नाम थे उनका? नाम तुमको भी नहीं पता, हमको नहीं पता है। शांति श्री करके कुछ नाम है लंबा उनका, साउथ की हैं, जेएनयू के प्रोफेसर हैं। परसों उन्होंने, अब आज में बात जेएनयू का नाम आया तो याद आ गया, सुप्रीम कोर्ट पर उन्होंने टिप्पणी दी है। उन्होंने कहा कि तीस्ता, दैनिक जागरण में था ये, तीस्ता शीतलवाड़ा, तीस्ता शीतलवाड़ा एक व्यक्ति है। गोधरा कांड जानते हो? गोधरा कांड 2002 नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे, कहाँ के? गुजरात के। एक गोधरा कांड हुआ था। गोधरा कांड में एक दोषी पाए गए जिनका नाम था तीस्ता शीतलवाड़ा। इनके ऊपर यह आरोप लगा है कि इन्होंने फर्जी लोगों को फंसाने का काम किया था। अब इन्हें बंद कर दिया गया, तब से इनकी बेल नहीं हुई। इनकी बेल के लिए शनिवार अर्थात 1 जुलाई को, शनिवार था, 1 जुलाई को रात में सुप्रीम कोर्ट खोला गया और इनका अकेले फैसला सुनाने के लिए इसी पर जेएनयू की प्रोफेसर ने टिप्पणी की है कि क्या तीस्ता शीतलवाड़ा, तुमको जानने का आवश्यकता इसलिए है कि तुम सिविल के स्टूडेंट हो, पंडित नहीं हो, कहानी रामायण तुमको सब पता हो, समझे कि नहीं, कब क्या कहाँ आ जाए। तो ये उन्होंने कुछ कहा नहीं है। उन्होंने कहा कि क्या उस व्यक्ति के लिए ऐसा मालूम पड़ा कि वो आदमी, वह व्यक्ति अपराधी नहीं है। तो अगर अपराधी नहीं है तो सही बात है, तो तत्काल रिहा किया जाए। लेकिन क्या इसको रिहा करने के लिए रात में सुप्रीम कोर्ट खोलना आवश्यक था? ये इन्होंने पूछा है। एक बात उन्होंने कहा है कि जैसे इनके साथ हुआ है, वैसे क्या भारत देश के प्रत्येक इंसान के साथ ऐसा होगा? क्योंकि भारत का संविधान कभी भी किसी भी भेदभाव की बात नहीं करता। अगर किसी एक इंसान के लिए 12 बजे सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, तो हथौड़ी का तो जो जिला कारागार है उसको तो कभी भी खुलवा सकते हो। 2 बजे, 2:30 बजे, 1:30 बजे, जब जाओ तब ताला खोल दो। ये बात, और जो भी हो हम लोग क्या कह सकते हैं, उन्होंने जवाब मांगा है और सही भी रहा इनका। ये अपराधी सुबह हो जाती तो क्या दिक्कत था? बड़े बड़े एक से एक भारत देश में व्यक्ति पैदा हुए हैं और एक एक जजमेंट आते रहते हैं, आदमी परेशान हो जाते। अब जानते हो क्या होगा? ऐसा कोई व्यक्ति फंसेगा, देख लीजिएगा, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट आदमी होगा, उसके लिए नहीं खुलेगी सुप्रीम कोर्ट। फिर देखना अपोजिशन वाले क्या करते हैं। इनको तो कुछ नहीं कह सकते, कोर्ट को कोई नहीं कह सकता, उनका रहना कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो जाएगा, आप अपराधी मान लिए जाओगे। लेकिन वो एक बात जरूर उठेगी कि उनके सम्मान में, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सम्मान में अपनी बात को रखता हूँ। क्या उनका दर्द था, इस आदमी का दर्द नहीं है? भी तो क्लियर हो गया कि अपराधी नहीं है। तो फिर देखो, नहीं तो भारत देश रातों दिन न कोर्ट चलने लगे। शुरुआत होने की आवश्यकता होती है। जवाहर रोजगार योजना, ठीक, हेडिंग डाल लो और नीचे लिखो 7वीं पंचवर्षीय योजना। नीचे लिखना, हेडिंग पड़ेगी जवाहर रोजगार योजना 7वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के बाद 7वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के बाद भारत सरकार ने 2 कार्यक्रम, 7वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के बाद भारत सरकार ने 2 कार्यक्रम, नंबर 1 करके लिखो, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, दूसरा लिखो नंबर 2 करके
ग्रामीण भूमि हीन रोजगार, पहला है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, दूसरा है ग्रामीण भूमि रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को एक साथ मिला दिया गया या मिला दिया गया सही रहेगा, मिला दिया गया तथा इसके स्थान पर जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ की गई। जहां लिखे हो जवाहर रोजगार योजना, वहां डालो उनके ऊपर 1 अप्रैल 1989 डेट याद रहे कब आई थी, 1 अप्रैल 1900। कभी कभी ये पूछ लेता है मिलाने के लिए योजना, कौन सी योजना कब आई थी, 1989। हाँ, उनकी सरकार उनकी थी राजीव गांधी की, तब उन्होंने लागू किया था 1900। अब देखो इसमें इम्पोर्टेंट क्या रहा, एक बार पेपर पूछा गया है यूपीपीएससी में कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना किन 2 योजनाओं का विलय है। बात समझे कि नहीं? अब कैसे बना रहा होगा, ऐसे चलो तो पहले तैयारी थोड़ा सा कर लो। एक आज की यूथ जानते हो ना, यूथ कंपटीशन, उसका एक मेंस का पेपर आता है, सिर्फ मेंस ही रहता है 2002 से मेंस शुरू हुआ था। 2002 से लेकर के एक साल बीच में 4 में गड़बड़ भी हुआ, कुछ हटाया गया, लोअर लगा था। 2002 से लेकर अभी 2017 तक का पूरे आए हुए पेपर हैं। मेंस में किस तरह के पूछे जाते हैं प्रश्न, क्योंकि प्री से जो मेंस होता है उसका पेपर थोड़ा सा हाई होता था, ठीक। तो अब वो पेपर तुम्हारे मेंस के काम का तो रह नहीं गया है, क्योंकि अब तुम्हें रिटर्न करना है, लिखना है, लेकिन कम से कम उसको पढ़ लोगे तो प्रीलिम्स में अर्थात प्री के पेपर में हो सकता है उसी में से आ जाए, तो टिक लगा लेना। ऐसा होता है, आता है, बात समझे नहीं? जब वो जान जाते हैं कि अभी तुम नहीं पढ़े हो, ये यूज का आता है अंतिम समय में पढ़ना, एग्जाम होने लगे, क्योंकि अब तो जब से रिटर्न होने लगा बात ये फंस गई है, तब से वो आना कम कर दिया है मार्केट में, मतलब लेते नहीं लोग। तो पुराने में है, लोगों के पास शायद पड़ा होगा वनडे का। अब जान लीजिए उसमें से आपके अगर वनडे में तो बड़ा मुश्किल है पूछा जाए, क्योंकि ये पूरा पोथन्ना जो है इनके पास, इन्हीं के पास है गजट उसका, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास। अगर जैसे एपीएस का पेपर करा ले, आरओ करा ले, तो इनके यहाँ 50 पेपर 50-60 क्वेश्चन सेट कर दें, उसके बाद इन्हें लगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे डाले जाए जिसमें मेहनत ना करनी हो और पेपर का स्तर स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड पेपर बन चुका है ना मेंस का पेपर, तो सीधी सी बात है, करना क्या है, उठाकर यहाँ से यहाँ कर देना है। मान लीजिए 2004 का तो डाल देंगे, 2016 का, 13 का, 8 का, क्योंकि आप उसमें गेस भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि इतने बड़े बहादुर हो भी नहीं कि 2002 से लेके 17-15 साल का पेपर बड़ी जल्दी याद करो, सबका सब तुम्हें याद भी हो जाए। पूरा ग्रंथ है, इतना मोटा है, तो वो डिफीट कर जाओगे, जान नहीं पाओगे कहाँ से है, लेकिन आ जाता है। ये थोड़ा सा है उसमें। बीच में जीएस का जो पेपर बन रहा था, अभी बता रहे हैं तुमको 2016 से यही 18 अभी तक 19 तक की बात है, कोविड से पहले। इसमें ये कंडीशन हो गई थी कि जैसे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, और ज्योग्राफी हिस्ट्री 2 चीजें, और एक हो गया सोशल सोशियो का थोड़ा सा वो सामाजिक वाला, 3-4 के। तो तुम्हें मालूम है 2011 में पेपर किस तरह आया करते थे? पहले एक ऑप्शनल होता था ना, नहीं, एक होता था सब्जेक्ट का टिक लगाने वाला 120 नंबर, 150 नंबर तुम्हारा जीएस होता था। ये इस तरह के पेपर होते थे ना प्रीलिम्स में। जैसे कोई इतिहास ले लिया तो 120 क्वेश्चन इतिहास के और 150 जीएस के, इन दोनों में जो पास करता था वो प्रीलिम्स क्वालिफाई करता था। सरकार ने इसको हटा करके क्या कर दिया था, अरे सीसेट नहीं कर दिया,
सीसेट कर दिया है ना। तो जब ये सीसेट लागू हुआ था तो जीएस का प्रश्न जब आने लगा सीसेट के बाद, तो ये जो ऑप्शनल में ज्योग्राफी हिस्ट्री आती थी यहां से उठा करके पूछने लगा। बात समझे कि नहीं? बात समझे कहना चाहते समझ रहे हो ना कि ज्योग्राफी का जो सेगमेंट होगा हिस्ट्री उसमें जीएस में, वो किसी पेपर से न बना करके उसने क्या किया, जो पहले कभी ज्योग्राफी ऑप्शनल में आया था उसको डाल दिया। इसको हमको बताया कौन, जो भैया हैं आपके कोऑर्डिनेटर की, इनका इंटरव्यू लगा था, हमारा प्री नहीं हुआ था, तब इन्होंने बताया था कि वो थोड़ा सा उनके संपर्क में रहो, यूपीपीएससी के भागो मत, क्योंकि पेपर वही बनाएगा वही सब सही करेगा। और जब मिलाया गया तो सट से तुरंत लाइन से मिला, पूरी पहाड़ियाँ नदियाँ पूरा नाइल लाइन से मिल गई थी, उसी में उठा के पूछा था। ये सब अंतिम समय में हथकंडे होते हैं जो अपनाए जाते हैं कि हम एक्स्ट्रा ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से कर लें, ये देखा जाता है। चलिए तो अब तो लिखित हो गया है, पढ़ते रहो बस, ऐसे सारी चीजें होगा कैसे नहीं। आगे क्या लिखे हो? ठीक, इसमें दो योजनाओं को मिलाकर प्रधानमंत्री रोजगार योजना कर दी गई थी। उसमें एक था कौन, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना, और दूसरा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार। ठीक है, दोनों को कंबाइन कर दिया गया था। अब याद रहना चाहिए। ठीक है, चलो ये हो गया। अब कितने हो गए तुम्हारे सोशल सिक्योरिटी के? लाइक हो नोट ना, कितने लिख जा रहे हो? नौ हो गए। ठीक है, चलो थोड़ा सा कुछ इम्पोर्टेंट था, अब आगे लिखो। कुटीर ज्योति योजना, अगली कुटीर ज्योति योजना जो बता रहे थे, कुटीर ज्योति योजना। अब नीचे लिखो उसके योजना के बाद, यह योजना 1988-89 में, यह योजना 1988-89 में प्रारंभ की गई। प्रारंभ की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को मुफ्त में बिजली कनेक्शन प्रदान करना। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को मुफ्त में बिजली कनेक्शन प्रदान करना। ज्योति कुटीर ज्योति योजना किससे थी? बिजली, ठीक, बिजली कनेक्शन से है ना, बिजली कनेक्शन से है। अगर मान लो पूछा जाए, कभी कोई पूछ लेता है लिखित में से, कुटीर ज्योति अगर पूछ ले किससे संबंधित है? बिजली कनेक्शन से। ठीक, चलो अब आगे लिखो। अगला दूसरा, स्टैंड अप योजना। मोदी जी की सरकार में बहुत एक अच्छी योजना रही स्टैंड अप योजना। स्टैंड अप योजना के नीचे लिखो आगे, यह योजना प्रधानमंत्री द्वारा दो 2016 में प्रारंभ की गई। यह योजना प्रधानमंत्री द्वारा 2016 में प्रारंभ की
गई। फुल विराम लगा लो। इस योजना का मुख्य उद्देश्य, इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के बीच उद्यमिता को प्रोत्साहित करना। उद्यमिता, इंटरप्राइजेस जिसे कहा जाता है, उद्यमिता को प्रोत्साहित करना। लिखिए, परीक्षा से पॉइंट ऑफ व्यू में इसमें तीनों चीजें आ रही हैं। एक बात याद रखो, पहली चीज बात हो रही है अनुसूचित जाति की अर्थात एससी, उसके बाद एसटी और उसके बाद महिला की। ठीक है, कभी भी एक बात याद रखना, महिला, बच्चे, चाहे वुमेन हो, चिल्ड्रेन हो, या एसटी हो या एससी, इनसे संबंधित देश के द्वारा, देश में भारत सरकार द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई भी प्लान बनाया जाए तो तुम्हें याद होना चाहिए। अभी ये कोई नहीं पूछेगा कि कवरिया की यात्रा पूर्व से पश्चिम निकली थी कि पश्चिम से दक्षिण निकली थी, क्योंकि जो दुर्बल वर्ग हैं, भारत के संविधान में भी है दुर्बल वर्ग, दुर्बल वर्ग जो है उनके लिए क्या किया जा रहा है। महिला के लिए कोई राइट्स बनाती है, मान के चलो कि पूरी पॉसिबिलिटी है, पूछ लेगा, या तो बिल्कुल नहीं पूछेगा उसमें से, या तो फिर छोड़ेगा नहीं। और एक दूसरा, एक जाति, जानते हो एसटी, भारत देश कहाँ से कहाँ चला गया, लेकिन आज भी इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सही नहीं। ठीक है, अभी वैसे के वैसे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से पहले है कि तुम्हें जानवर की तरह थे, अलग किसी को कहने का इतना बड़ा अधिकार नहीं है, लेकिन समझदार कम है। सरकार ने इतना इनके साथ प्रयास किया तो अब जाकर के कहीं न कहीं परिवर्तन इनके अंदर आया है। अब प्रश्न क्या है, क्या कौन सा, स्टैंड अप योजना के अंतर्गत किसे सम्मिलित नहीं किया गया? स्टैंड अप योजना के अंतर्गत किसको सम्मिलित नहीं किया गया है? अच्छा, हम यहाँ लिख रहे तो हम बतिया रहे हो बात है। देखो, प्रश्न पूछने योग्य है। अगर पूछा जाए कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा 2016 में स्टैंड अप योजना प्रारंभ की गई, निम्नलिखित में से कौन सा या किस वर्ग को उसमें सम्मिलित नहीं किया गया? कौन सा है? अरे नहीं को छोड़कर एक सामान्य वर्ग लिख के आएगा, उसमें बैकवर्ड वर्ड लिख देगा, ओबीसी लिखेगा, ये लिखेगा, क्योंकि महिला के लिए इसने कहा है कि महिला किसी भी वर्ग की हो सकती है। बात समझे कि नहीं? तो तुम्हें याद करना एससी, एसटी और महिला, वुमेन, ये इतना 3 लोग हैं इसमें। अब पूछने लायक यही है कि इसमें किसको सम्मिलित नहीं किया गया, क्योंकि पेपर तो वैसे बनेगा, आयोग का है। ठीक, ऐसे बना लिया करो अपने हिसाब से, काट छूट दे। और कोई इधर कोई और बढ़िया काम हो रहा है देश में, इसकी पूरी कहानी याद करने लायक हो, काम हो रहा है, ये हो गया। ठीक, आगे लिखो दूसरा, एक और, अन्नपूर्णा योजना। अन्नपूर्णा योजना अन्नपूर्णा योजना। ठीक, चलो नीचे लिखो, इस योजना का प्रारंभ 2 अक्टूबर 2000, इस योजना का प्रारंभ इस योजना का क्या कहते हैं, इस योजना का प्रारंभ 2 अक्टूबर 2000 को गाजियाबाद जिले के सिखोड़ा, स्टेटमेंट मिलाओ, इस योजना का प्रारंभ गाजियाबाद के
सिखोड़ा गांव से हुआ था। फुल विराम लगा दो, आगे लिखो फुल विराम लगा के। इस योजना का उद्देश्य देश के अत्यंत निर्धन वृद्धों के लिए रोटी की व्यवस्था करना। अत्यंत निर्धन वृद्धों के लिए रोटी की व्यवस्था करना। आगे पीछे करे कुछ भी पूछा जाए, किस योजना के अंतर्गत वृद्धों को भोजन की व्यवस्था की गई? अन्नपूर्णा में स्पेशली कहा गया है। और इस योजना को शुरू कब किया गया था? 2000 में, ठीक में। और कहाँ से शुरू हुआ था? गाजियाबाद अर्थात उत्तर प्रदेश से। ये भी समझ लो, पिछली बार पेट का एक एग्जाम हुआ था तो उसने पूछा था IOC पेपर 2 मीटिंग हुआ। उसने पूछा IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी अर्थात ये इसकी स्थापना नहीं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है? पहली मीटिंग का जो पेपर था उसमें ऐसे लिखा था स्विट्जरलैंड, ठीक, जो सही होगा। दूसरे वाले में उसने जगह का नाम पूछ लिया, लुसाने, जिनेवा, जो भी और हो, बात समझे कि नहीं? ये अगर पूछा जाए निम्नलिखित में से अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस प्रदेश से या किस राज्य से हुई थी? उत्तर प्रदेश में ना लिखेगा दिया हुआ, क्योंकि उस पेपर को मैंने देखा है, दोनों पेपर था, वहाँ पढ़ा रहे थे बच्चे, ले करके आए तभी देखे दोनों पेपर मैंने मैच करा। मैंने कहा पूछा तो वही दोनों है, IOC। अब उसमें ऑप्शन रखा था फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और एक और कोई कंट्री थी, तो स्विट्जरलैंड सही हो गया। और एक में झपा का नाम पूछ लिया था उसने, लुसाने, एक में तो दूसरे में जेनेवा। तुमने कहा इसको टप कर दिया, मतलब तुम्हें एक पार्टिकुलर लैंड का नाम पता होना चाहिए, आखिर है कहाँ पे, ठीक है। एक बच्चा कल हमसे सवाल पूछा था, तो पेपर में जो निकला था, पेपर का नाम है अमृत विचार। तो पेपर के अमृत विचार की कटिंग हल्की सी गड़बड़ थी। तुमने पूछा था भारत देश हाल ही में जारी किए गए, आप ही नहीं पूछा था, भारत देश में विश्व में हाल ही में जारी किया गया लिटरेचर दर, साक्षरता ही तो था ना, कल बता रहे थे। साक्षरता में पहला देश कौन सा रहा? कनाडा। दूसरा देश है जापान। तीसरा देश है लग्जमबर्ग, ठीक, ये है उसका सीक्वेंस, पहला, दूसरा और तीसरा। संस्थान जो था अमृत विचार ने तरीके से गड़बड़ कर दिया था, उसका सही संस्थान है आर्थिक सहयोग, उसका था क्या था? आर्थिक सहयोग। और कौन सा परिषद बताए थे तुमको, क्या नहीं आ रहा है, लेकिन ये यूएनओ के एक भाग है, ये सत्य है, लेकिन इसका मुख्यालय बनाया कहाँ गया है? पेरिस। ये याद रखना, उसने थोड़ा सा गड़बड़ किया था, गड़बड़ कर दिया था, इसीलिए पेपरों आदमी लेते बड़े हिसाब से। जाने के बाद तुम्हारी बात हमें याद थी, और उसमें था आर्थिक विकास, हाँ, आर्थिक विकास एवं सहयोग संगठन। कहा जाता है कि दुनिया में ये साक्षरता की रिपोर्ट कौन जारी करेगा? आर्थिक विकास एवं सहयोग संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी, ठीक है। ये उसमें था, उसमें नहीं था, क्योंकि उसमें गड़बड़ था हर गड़बड़। लेकिन जैसे बढ़िया पेपर है, हिंदुस्तान हो गया, दैनिक जागरण हो गया, इसमें कठिन गड़बड़ नहीं होती। चलो आगे लिखो, अभी तो लिख लिए। अब एक स्टेटमेंट लिखो, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, ग्रामीण, अब आगे लिखो, स्टेटमेंट है, एक नोट में चाहे, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इस योजना को संचालित किया जाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इस योजना को संचालित किया जाता है।
है ना। पूछा जाए अन्नपूर्णा योजना किस मंत्रालय के अधीन काम करता है, तो कौन से, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, नीचे लिख लो, एक अगला लिखो इसको ऐड करके। इस योजना के अंतर्गत 10 किलो अनाज, इस योजना के अंतर्गत 10 किलो अनाज, जिसमें 6 किलो गेहूं, इस योजना के अंतर्गत 10 किलो अनाज जिसमें 6 किलो गेहूं तथा 4 किलो चावल का प्रावधान किया गया है। चार किलो चावल का प्रावधान किया गया है। ठीक, ये थोड़ा सा वृद्धावस्था में, हाँ, ये उनके वृद्ध आदमी जो होते हैं एक वृद्ध आदमी को देते हैं। अरे भैया घर में एक वृद्ध आदमी होगा, या तो मम्मी पापा होंगे, 2 हो जाएंगे, बस लड़का तो नहीं होगा। अब कोई ऐसी, भाई हमको तो मालूम नहीं, कोई ऐसी शिकायत तो आई होगी, कोई रिपोर्ट तो लगी होगी कि बच्चे इतने बड़े, मतलब इतने अच्छे हो गए हैं, माँ बाप की इतनी सेवा कर रहे हैं कि बताओ सरकार को योजना चलानी पड़ रही है और सरकार उनको पैसा दे या सरकार उनको अनाज दे तब वो खाना खाएं। बहुत बड़ी बात। चलो है, किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए, दुनिया में विचित्र आदमी हैं, कुछ लोग हैं करते रहते हैं, कुछ लोग हैं परेशान। आगे लिखो, एक और दूसरा डालो, स्टैंड अप इंडिया स्कीम। नहीं ये तो लिख लिया हो ना, हाँ तो। अब आगे लिखो एक दूसरा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ना लिखे हो तो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये तो एक ऐसा सिक्योरिटी रहा सामाजिक कि बच्चियों को पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान करती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक पहला क्या है, बेटी बचाओ, दूसरा बेटी पढ़ाओ। राजस्थान में आपने पढ़ाया, बेटी बचाओ फिर बेटी पढ़ाओ। एक बार हम चर्चा कर रहे थे, शायद बताए रहे होंगे, एक इतिहास में एक वेद है, बच्चे हाथ रहे देखो, अथर्ववेद है ना। इतिहास में एक वेद है, पुराण वह है, इतिहास में पढ़ा जाता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में कन्या का जन्म लेना एक अभिशाप माना जाता है। अगर मान लो कोई प्रश्न आ जाए कि बच्चियों का जन्म लेना एक अभिशाप है, ऐसा उल्लेख कहाँ किया गया है, अथर्ववेद में। तो कहते हैं कुछ लोगों के ऊपर बहुत अच्छी चीजों का तो प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ खराब चीजों का प्रभाव ज्यादा पड़ जाता है। ऋग्वेद में क्या कहा गया, यजुर्वेद में क्या कहा गया, सामवेद में क्या कहा गया, इन 3 वेद हैं, इन तीनों वेदों से इतना प्रभावित नहीं हुए लोग, ठीक 4 तो है ही, लेकिन कम से कम 3 वेद से इतना प्रभावित नहीं हुए जितना चौथे से हो गए। आज 2 स्टेट की बात है, एक राजस्थान की, दूसरा भैया कहाँ की है, हाँ 2 आदमी हैं भारत देश में, जो वैरायटी के, चाहे राज्य के चाहे व्यक्ति, कि इनको पुत्री की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये किसी महिला के गर्भ से तो पैदा हुए नहीं थे, तो इनको आवश्यकता थी नहीं। बच्चियों का आज तो समय बदल गया, चलिए हम ऋषि मुनि पर नहीं कहेंगे, अथर्वा ऋषि बहुत बड़े ज्ञानी, क्या कंडीशन आई होगी, उन्होंने क्या लिख दिया क्या कह दिया, बात की बात है। अरे वो तो ऋषि मुनि थे, ज्ञानी थे, भगवान के स्वरूप थे अथर्वा ऋषि, तुम किसके अवतार हो, इतने बड़े ज्ञानी हो। राजस्थान में कंडीशन है बच्ची का होना, तो बिटिया को शादी करनी पड़ेगी। अब शादी करने के लिए लड़का देखने जाना पड़ेगा, सर झुकाना पड़ेगा, उसका पैर छूना पड़ेगा। और कछवाहा राजपूत हो चाहे कोई भी, अगर राजाओं का स्थान बड़ा हुआ राजस्थान, तो सम्राट राजा कभी ये नहीं चाहेगा कि उसकी गर्दन झुके। और ये सोचो कि अगर
उनके नाना जी ऐसा चाहे होते तब उनका जन्म होता नहीं होता ना। नाना जी के नाम। नाना जी का मतलब वही तो माता जी के पिताजी। ठीक, एक चलिए कहानी। दूसरी, हरियाणा की कंडीशन ये है, कहना नहीं चाहिए, आज से 2000 मतलब 2000 सन 2000 से पहले की बात है, या कह लीजिए 85 और 90 के दशक में जो सुनी बातें हैं, कोई देखने नहीं गया था। बच्चियों के जन्म के बाद, सभी को तो नहीं कहा जा सकता, कुछ पुरुष अपनी बच्चियों की हत्या कर दिया करते थे और माताएं कुछ नहीं कह पाती थी क्योंकि पत्नियां कहेंगी क्या। बताओ कितने क्रूर आदमी हुआ करते थे। इसीलिए भारत देश में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो कहाँ है, सबसे कम हरियाणा में, सबसे कम सेक्स रेशियो, लिंगानुपात, यही तो मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री यहीं पे, यही का एक स्थान रहा पानीपत, वहीं से इसको शुरू किया। ठीक, पहला उन्होंने नाम क्या दिया था, फिर उसके बाद उन्होंने कहा पहले बच्चियों का बचाव करो, पहले बेटियां हों और उसके बाद उनको पढ़ाओ लिखाओ, तब वो जाके कुछ करें। पिछले साल IAS का रिजल्ट आया है, 1 2 3 4 तीनों लड़की टॉप करे हैं, है कि नहीं। तो ऐसा थोड़ी ना है तो कुछ नहीं, लेकिन ये जो दिमाग में भरा हुआ है ना, वो निकले कैसे, वो धीरे धीरे निकलेगा। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक इम्पोर्टेंट रहा। जब ये आया था तो कई बार पूछा गया था कहाँ से लॉन्च किया गया, किस डेट को लॉन्च किया गया और लॉन्च किसके द्वारा किया गया। ठीक, चलो नीचे लिखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिखो। इस योजना की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री, इस योजना की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री द्वारा 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से प्रारंभ किया गया। इस योजना को देश के प्रधानमंत्री द्वारा 22 जनवरी 2015 को राजस्थान राज्य के हरियाणा से प्रारंभ किया गया। हरियाणा राज्य के पानीपत से प्रारंभ किया गया। अरे हरियाणा राज्य के पानीपत से प्रारंभ किया गया। चलो तुमको हम पढ़ा डाले, बड़ी बात है। और एकदम ठीक है, चलो आगे लिखो। अरे ये तो चलता राजकाज है, आगे पीछे। अब आगे लिखो, इस योजना का मुख्य उद्देश्य, क्या कर रही हो, जमत हो रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लड़कियों और महिलाओं के लिए, इस योजना का मुख्य उद्देश्य लड़कियों और महिलाओं के लिए कल्याणकारी सेवाएं लड़कियों और महिलाओं के प्रति कल्याणकारी सेवा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना तथा उनका बचाव करना। ठीक, या शिक्षित करना। बात समझ रहे हो, तो समझ ही गए हो क्या है इसका। अभी तक जो भी पूछा गया, इसकी डेट पूछी गई थी 22 जनवरी 2015। स्टार्ट कहाँ से हुआ, पानीपत से। पानीपत पड़ता कहाँ है, हरियाणा में। स्टार्ट किसने किया, देश के प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, चलो आगे।
एक लिखो, एक और लिख लो, हृदय लिखो, एक योजना और लिखो, जिससे अभी किसी विरासत की बात आई है। एक लिखो हृदय, हृदय, अरे हार्ट, हृदय, हार्ट नहीं लिखना, ट्रांसलेट ना करो, हृदय लिखो। हृदय में लिखो, इस योजना को 2015 में, पहले हेडिंग बनेगी हृदय, हाँ हृदय लिखो, हृदय, फिर आगे नीचे लिखो, इस योजना को 2015 में शहरी विकास मंत्रालय द्वारा इस योजना को 2015 में शहरी विकास मंत्रालय, अंडरलाइन कर लेना, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य इस योजना का मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक शहरों का विकास करना, सांस्कृतिक शहरों का विकास करना। ठीक, अगर कोई काम किया जा रहा है तो इसका मतलब इससे पहले उसकी ग्राफ्टिंग, उसका प्रारूप तैयार हो गया है। जैसे अयोध्या को देख रहे हो, अयोध्या, प्रयागराज, मथुरा और क्या बनारस, है ना, तो क्या कंडीशन है यहाँ पे, सब ये जो स्थल हैं, सांस्कृतिक स्थल यही तो हैं, सांस्कृतिक भारत देश के स्थल यही है जो संस्कृत सभ्यताओं के लिए जाने जाते हैं। पूरी अयोध्या का कायाकल्प हो गया, ठीक है, बदल गया अयोध्या में। उसके बाद और कौन सा है, जैसे मथुरा का है, वहाँ भी कुछ काम किए, तो धीरे धीरे करके इसको करने के, अच्छा ये पूछा जाए, मान लीजिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो या कहीं और से पूछा जाए, हृदय योजना के अंतर्गत अयोध्या में भगवान रामचंद्र की मूर्ति का अनावरण किया गया। यह कार्य किस मंत्रालय के अधीन संपन्न हुआ? शहरी विकास मंत्रालय द्वारा। ये पूछने का तरीका है उसका, समझ रहे हो? मतलब ये हृदय या हृदय योजना किससे संबंधित है? तो भारत देश में जितने भी सांस्कृतिक स्थल हैं उनमें जो भी डेवलपमेंट का काम हो रहा है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? शहरी विकास मंत्रालय, हाँ, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री यही सारा काम कर रही है। ठीक है, वैसे ये है कि भारत देश में धीरे धीरे 2-4-10 साल में जितने भी ये धार्मिक स्थल हैं ये सब अच्छे हो जाएंगे और इसके आसपास की जो जमीनें हैं वो 10,000 स्क्वायर फीट बिकाएंगी। अरे होटल बनेंगे वहाँ। अयोध्या चले जाओ, फैजाबाद एक ऐसा प्रांत है, एक ऐसा जिला है जहाँ पर 700 रुपये 800 रुपये स्क्वायर फीट में जगह जमीन मिलती थी, क्योंकि मेरे चाचा लोग वहीं रहते हैं, अच्छा नर्दे में नौकरी करते हैं उसमें। और कौन सा है, लाल बाबू कौन है यार, लोहिया, राम मनोहर लोहिया। अब ये लोग अयोध्या के आसपास वहाँ पे 4,000 रुपये में भी जगह नहीं पा रहे इस समय, क्योंकि है ही नहीं है। भगवान रामलला की जो बन रही है उसके बाद गोटा लगने लगता है और सर्दियों तक जहाँ तक सुखा गई है वहाँ पे पूरा प्लाटिंग कर दिए। बड़े बड़े उद्योगपति वहाँ होटल बनवाने वाले हैं, तो उनको कौन घसियारेगा देगा वहाँ 4,000 रुपये में, करोड़ों रुपए में। वो कर रहे हैं क्योंकि लोग बाहर से आएंगे ना, पर्यटन स्थल नहीं बनेगा। जो हिंदू हैं, अब जैसे सुना कहें जितनी सभ्यता और संस्कृति इनके अंदर विराजमान है, इसी सुनत के अंदर दाएं हाथ में कलावा बांधना बहुत बड़ी बात है भैया। ब्रिटिश के प्रधानमंत्री के लिए ये भी भारत देश में दिखाया नहीं गया है, कंटिन्यू बांधता है। दूसरी चीज, भगवान की पूजा, माता जी की अर्चना करने का पूरा तरीका उसे मालूम है, कोई उसे बताने की आवश्यकता नहीं। इस तरह के जो महान विभूति जो हैं भारत वर्ल्ड के, अगर ये अयोध्या जाएंगे तो क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे? इनका जाना यही जाएंगे तभी तो पैसा देंगे ना वहाँ, $1 ट्रिलियन में, तभी तो भारत देश का कल्याण होगा। तो इस देश से, लेकिन वहाँ पर आज से 5-7 साल पहले, सरकार से पहले इसने जमीन ले ली थी भैया, वो तो राजा
इनको डबल डबल किया जा रहा है बस। चलो कितनी योजनाएं तुम्हारी हो गई हैं? 12-13 योजना हो गई है। अब एक लिख लो, स्वच्छ भारत अभियान, एक इसमें इंपॉर्टेंट और है। स्वच्छ भारत अभियान मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान। आगे लिखो, इस योजना को स्वच्छ भारत अभियान हेडिंग बनेगी, उसके नीचे लिखो, इस योजना को प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को नई दिल्ली के राजघाट से प्रारंभ किया गया। नई दिल्ली के राजघाट से प्रारंभ किया गया। ठीक, अब पेपर प्रीवियस ईयर उठा के देखना, कई बार पूछा भी गया है कि स्वच्छ भारत अभियान भारत देश में कब लागू हुआ? 2 अक्टूबर 2014 को। और कहाँ से लागू हुआ? नई दिल्ली के राजघाट से। और राजघाट काहे लिए प्रसिद्ध है? महात्मा गांधी क्या हुआ था? समाधि स्थल है, समाधि स्थल है उनकी, वहां पे, यहां से प्रारंभ किया गया था। ठीक, ये याद रखो। आगे लिखो, इसका मुख्य उद्देश्य इसका मुख्य उद्देश्य 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को स्वच्छ बनाना है। हाँ, तो 24 हो गया ना, 24 से उसका 19 से कब बढ़ाए? 24 कर दिए हैं और सफल भी रहा। इसका मुख्य उद्देश्य 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को स्वच्छ बनाना, पूर्ण विराम लगाओ और आगे लिखो, तथा स्वच्छता के प्रति लोगों के व्यवहार को परिवर्तित करना। तथा स्वच्छता के प्रति लोगों के व्यवहार को परिवर्तित करना। व्यवहार को परिवर्तित करना, स्वच्छता के प्रति व्यवहार को परिवर्तित करना। देखो, स्वच्छ भारत लिख लिया सभी लोग। स्वच्छ भारत का जो कॉन्सेप्ट रहा, महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था और उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि अगर हमारे आसपास स्वच्छता रहेगी, गंदगी नहीं रहेगी, तो हम बीमार नहीं होंगे। भाई साफ सुथरा रहेगा एटमॉस्फेयर तो बीमार नहीं रहेंगे, बीमार नहीं रहेंगे तो ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे तो धन अर्जित करेंगे। तो इससे हमारी जो परेशानी है, हमारा जीवन जो है वो जीवन स्तर हमारा सही रहेगा, इसीलिए कहा करते थे। लेकिन अब स्वच्छ भारत की बात महात्मा गांधी ने की, लेकिन इस पर अभियान या इसकी योजना या इसका नियम किसने बनाया था? वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। अगर पूछा जाए स्वच्छ भारत अभियान चलाने की जिम्मेदारी या चलाने वाले व्यक्ति कौन रहे? भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री। स्वच्छ भारत का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया? महात्मा गांधी के द्वारा। और समझे, मैंने एक क्लास में तुम लोग को बताया था उन लोगों को कि महात्मा गांधी जी मोदी जी के द्वारा कोई नया कॉन्सेप्ट आया नहीं है। इन्होंने भारत देश के जितने रुके काम थे, जो इन्हें लगा ये काम हो जाना चाहिए, उसी को इन्होंने लागू किया था, बस और कोई काम नहीं है। और बड़े बड़े महापुरुषों के द्वारा कही गई ये बातें, अपने मन से इन्होंने ग्राफ्टिंग नहीं की। चाहे नोटबंदी से लेकर रेडियो कोई भी काम ले लो, सब में यही बात हुई थी। चाहे प्रत्येक जिले स्टेट का वो जो जारी करते हैं, क्या होता है, इंडेक्स है ना, इंडेक्स जारी करने के लिए, जैसे प्रोफेसर डी लकड़वाला ने कहा देश में 10 साल के बाद नोटबंदी हो जानी चाहिए, भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। ठीक है, 5 वर्षीय योजना खत्म कर दो, 10 वर्ष की योजना हो, उसको 2 बार काट के अध्ययन करो, एम विश्वेश्वरैया ने कहा था। दे हो सब लोग, ठीक है, इसीलिए फंसे नहीं।
बात समझे कि नहीं? तो सर क्या 26वीं नोटबंदी हो सकती है? 26 में नोटबंदी जैसे कि 10 साल एक उसकी समय अवधि दी गई थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ये कहा था कि भारत देश के शासना प्रमुख की एक जिम्मेदारी होगी कि देश में एक चलन मुद्रा होती है। चलन मुद्रा का मतलब इससे संचालित होते हैं काम। अगर शासना प्रमुख को लगे तो 10 साल में उस मुद्रा की समीक्षा करे और उनको ऐसा एहसास हो जाए कि इस मुद्रा से देश में भ्रष्टाचार है, तो उसे ये अधिकार दिया जाता है कि वो उस चलन मुद्रा को बंद करके उसके स्थान पर कोई दूसरी चलन मुद्रा जारी कर सकता है। एक इसीलिए जब जारी किए तो लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन कोई व्यक्ति, जितने भी लोग बोले वो सफल नहीं हुए, क्योंकि कहा किसने था? बहुत बड़े महापुरुष ने। और भारत की कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार किसी भी महापुरुष को आप उसकी आलोचना, अर्थात देश के जितने भी महापुरुष हैं उनके विषय में आप कोई आलोचना नहीं दे सकते हो, नहीं तो जेल जाओगे। तो कौन जेल जाएगा? मतलब बस वही है सीधा फंडा मोदी जी का। आगे फोटो किसी और की बस काम करता, एक दिमाग है। और हुआ भी काम, चलन मुद्रा बंद कर दी गई। एक और डेवलपमेंट आया था नोटबंदी में, एकमात्र जज जिसने विपक्ष में वोटिंग की थी, उनका क्या नाम था? क्या नाम था उनका? बीबी नागरत्ना। 5 लोगों में 4-1 से जजमेंट हुआ था। 4 जजों ने कहा था कि नोटबंदी करना सही रहा, प्रधानमंत्री का जो फैसला रहा वो सही रहा। बीबी नागरत्ना ने कहा कि नोटबंदी करना एक संवैधानिक रूप से खिलवाड़ रहा। उन्होंने इसका व्यू दिया कि शासना प्रमुख अगर नोटबंदी कर सकता है, उसकी जिम्मेदारी है, तो भारत देश की संपूर्ण जनसंख्या उसी में निहित होती है, तो उसकी सुरक्षा की गारंटी भी तो इनकी जिम्मेदारी है। इसलिए ये किसी संवैधानिक रूप से कार्य ना करके एक पॉलिटिकल रूप से कार्य किया गया। इसीलिए हम इनके द्वारा दिए गए आदेश को सही नहीं मानते, हम खारिज करते हैं। उनका क्या नाम था? बीबी नागरत्ना। एक मात्र क्योंकि एक 52-55 साल की लेडी है, बड़ी तेज कर रहा। ठीक, इसके बाद क्लास किसकी है? सर जी ठीक, पता कर ले तो पढ़ा पाएंगे। चल बंद कर दो।